Hello everyone, welcome to Avanti classes. My name is Manjit Bhardwaj. I will teach you chemistry today. तो आज हम करने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम लेक्चर नंबर 1। फर्स्ट सेशन होगा ये क्लास का आयनिक इक्विलिब्रियम का। जैसा कि आपको पहले बताया गया है, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम में आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा सा लेंथी है। इसके अंदर हम एसिड बेस पीएच स्केल है ना, कुछ इस तरह की चीजें पढ़ेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें काफी लॉट्स ऑफ मैटर हो जाता है और इसके फॉर्मूले भी केमिकल इक्विलिब्रियम से थोड़े से ज्यादा है। दैट इज वाई आयनिक इक्विलिब्रियम बच्चों को टफ लगता है। बट अगर आप साथ ही साथ इसकी थ्योरी लर्न करते हो और हर रोज एनसीईआरटी के 5 क्वेश्चंस आप कर लेते हो, सॉल्व करते हो, तो डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव योरसेल्फ, है ना। आसानी से, बहुत आसान लगेगा लेसन, मजेदार भी है। बता देता हूँ, आसान भी है, मजेदार भी है। कॉमन आयन जैसी इफेक्ट जैसी चीजें हैं जो पढ़ने में लगेगा अरे वाह, असली साइंस तो अभी पढ़ रहे हैं, है ना। कुछ चीजों का डीप पता लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कुछ करने वाले हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, आयोनाइजिंग सोलवेंट क्या होते हैं, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, यहां तक आज हम करने वाले हैं। ठीक है, पीएच स्केल और ये क्वेश्चंस जो हैं ये हम नहीं करेंगे और एसिड बेस को भी जस्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 लेक्चर्स में इसको खत्म करने वाले हैं। ये थोड़ा सा बड़ा स्लाइड्स ज्यादा है इसमें। ठीक है, तो हम फिलहाल वहीं तक करेंगे जहां तक हम हमारा सूटेबल बैठे, है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। अब भाई आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये भी इक्विलिब्रियम ही है, पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम है जिसमें आयंस बन जाए। आयंस पता होगा सबको, कैटायन एंड एनायन, है ना। कैट यस आयन सर। पॉजिटिव आयन होते हैं, ओके, एन आयन मतलब नेगेटिव आयन होते हैं। ठीक है, और अगर कोई चीज टूट रही है, पहले हमने एक चीज करी थी अगर आपको याद हो, देखो क्या किया था, PCl5 वो PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट होता है, ये डिसोसिएशन है ना। तो इस डिसोसिएशन के अंदर आयन नहीं बन रहे हैं, ध्यान देना, कोई पॉजिटिव आयन नहीं है, कोई नेगेटिव आयन नहीं है। बट अब हम जो करने वाले हैं, इक्विलिब्रियम ही एस्टेब्लिश होगा। ये भी इक्विलिब्रियम था, बैकवर्ड भी रिएक्शन जाती है, फॉरवर्ड भी जाती है, दोनों डायरेक्शंस में। ठीक है, तो अब जो हम करने वाले हैं ये वो इक्विलिब्रियम होगा जिसमें आयंस बनेंगे। आयंस जो हैं वो मॉलिक्यूल बना देंगे, मॉलिक्यूल जो है वो फिर से आयंस बना देंगे। ठीक है, और इस तरह से इक्विलिब्रियम चलता रहेगा। जैसे यहाँ इन्होंने दे रखा है ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। ठीक है, ये इस तरह के आयंस बनेंगे। अब एक और चीज बता देता हूँ, आयंस ये जो होते हैं ये कैसे बनने वाले हैं। NaCl, अगर आप NaCl को डिजोल्व करते हो वाटर में, Na पॉजिटिव एक्वस, Cl नेगेटिव एक्वस, तो ये तो पूरा का पूरा घुल जाता है। आपको लगता है कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव वापस बैकवर्ड जाएगा और Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव सॉलिड बनाएगा? ऐसा लगता है किसी को? नो नो सर। सर। ऐसा नहीं होता, है ना। तो ये 100% डिसोशिएट हो जाता है, इसको बोलते हैं 100%। 100% डिसोसिएशन। इसका मीनिंग इसका मीनिंग 1 है, अल्फा की वैल्यू, अल्फा इक्वल 1 है। अल्फा को देखो, परसेंट से अल्फा निकालना, अल्फा से परसेंट निकालना बहुत आसान है। अल्फा की वैल्यू 1, इसका मतलब 100% है। तो दैट्स मीन अल्फा की वैल्यू तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर परसेंटेज दे रखा हो तो 100 से डिवाइड कर दो। परसेंटेज को अगर 100 से डिवाइड कर देंगे तो अल्फा निकल आएगा, सिंपल। तो इस तरह से दोनों को वाइस वर्सा कर सकते हैं। सबसे सिंपलेस्ट मेथड है अल्फा और परसेंटेज को आपस में कोरिलेट करने का, है ना। परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई, अल्फा निकालना है तो परसेंटेज को 100 से डिवाइड। मतलब आप हमेशा परसेंटेज निकालिए, बाद में उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो अल्फा निकल आएगा, और अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा को तो वो परसेंटेज निकल आएगा। ऐसा होगा दोनों में। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, जब 100% कोई डिसोशिएट हो जाता है तो ये रिएक्शन बैकवर्ड तो आएगी नहीं, बैकवर्ड नहीं हो सकती, इसका मतलब यहीं खत्म होगी। तो क्या ये इक्विलिब्रियम अपने काम का है क्या, मुझे ये बताओ। इक्विलिब्रियम है ये बता देता हूँ कौन सा इक्विलिब्रियम है, किसी को पता? कैन एनीवन टेल मी अबाउट द इक्विलिब्रियम, व्हिच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इट इज? स्टैटिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, आयनिक तो है, आयंस तो बन रहे हैं, बट आयनिक इक्विलिब्रियम में भी ये स्टैटिक है, रुका हुआ। स्टैटिक इक्विलिब्रियम है जो हमारे किसी काम का नहीं होता, ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा, दूसरी डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा, खत्म, इसका कोई जिक्र नहीं करेगा। मतलब जो भी चीज 100% डिसोशिएट हो रही है, जो 100% डिसोशिएट होती है, भले ही वो आयनिक इक्विलिब्रियम हो, भले ही आयनिक इक्विलिब्रियम हो, बट वो हमारे किसी काम का नहीं है।
ये याद रख लेना। तो हमें किस पर फोकस करना है? अब आप लोगों ने एसिड बेस साल्ट पढ़ रखे हैं भाई, सबने 10th क्लास में एसिड बेस साल्ट पढ़े होंगे, है ना? यस यस सर। सर। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर भी साल्ट बनाएंगे, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड मिलकर भी साल्ट बनाएंगे। तो 3 तरह के साल्ट होते हैं। न्यूट्रल साल्ट, न्यूट्रल साल्ट कौन बनाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, याद होगा। और एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट कौन बनाएगा? ये कोई मेरे को डिफाइन कर सकता है, एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट? सर वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड एसिडिक सॉल्ट बनाएंगे और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बेसिक सॉल्ट बनाएंगे। यस, ठीक है। जो भी चीज स्ट्रॉन्ग होगी वही जो है वो, मान लो मैंने बोला कि बेसिक, आपको बेसिक साल्ट बनाना, तो इसका मतलब इसमें बेस स्ट्रॉन्ग था। जो जो साल्ट बना उसमें एसिड वीक था और बेस स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। तो यही चीज होती है, यानी ये चीज आपको कॉमन सी चीजें पता है। तो जब दोनों न्यूट्रल बनाते हैं, जब दोनों स्ट्रॉन्ग थे, तो वो 100% डिसोशिएट हो जाएगा और वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो हमारे बाकी के सब काम के हैं। वीक एसिड और वीक बेस अगर ये साल्ट बनाते हैं तब भी वो हमारे काम का है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड या कोई भी एनी अदर कॉम्बिनेशन बनता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग को छोड़कर बाकी सब जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो सभी के सभी हमारे काम आने वाले हैं। वो सब साल्ट जो हैं वो 100% डिसोशिएट नहीं होंगे, मतलब उनमें इक्विलिब्रियम बनेगा। वो बैकवर्ड में भी चलेंगे, फॉरवर्ड में भी चलेंगे, वो दोनों डायरेक्शंस में चलेंगे, तो उनमें इक्विलिब्रियम बनेगा और डेफिनेटली वो इक्विलिब्रियम ही हमारे काम का है। क्लियर है? ये बात सबको समझ में आ गई? आदित्य ने हैंड रेज किया, बेटा प्रॉब्लम है कोई आदित्य? यस सर। वीक वीक एसिड और वीक बेस क्या न्यूट्रल सॉल्ट नहीं बनाएंगे? नहीं, यही तो बात है कमाल की। देखो क्या होता है, आपके हिसाब से वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल तो ठीक है, वो न्यूट्रल तो बनाएगा, मैं मानता हूँ, बट होगा क्या? वो डिसोशिएट नहीं होगा। जैसे वीक एसिड लेते हैं, CH3COOH, ये वीक एसिड है। और वीक बेस ले लेते हैं अमोनिया, अमोनिया लें या कुछ और लें, BaOH ट्वाइस ले लेते हैं, BaOH ट्वाइस, ठीक है, बैरियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें क्या होगा? ये दो लगेंगे, इसका मतलब एसिड दो, क्योंकि ये दो OH नेगेटिव आयन डोनेट करता है, तो CH3COO नेगेटिव बनेगा ये, ठीक है। इस पे पॉजिटिव बैरियम लगेगा, बैरियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ऐसे ऐसे दो लग जाएंगे ये, ठीक है, 2 नेगेटिव। ये इस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी सिंपली हम इसे ऐसे कह सकते हैं COO, ठीक है, नेगेटिव, ये दो हैं, और Ba एक अकेला लगेगा क्योंकि Ba पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये बन गया, प्लस वाटर बनेगा। अब इसके साथ होता क्या है, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। इनके साथ एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होगी कि ये कोवेलेंट टाइप के बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। बैरियम यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ इसने बॉन्ड बना लिया, ये एक और ऑक्सीजन है, नहीं ऐसा नहीं होता, इसके साथ यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड हुआ है और फिर ये CH3 है। सेम यहाँ पर ऑक्सीजन है, फिर कार्बन डबल बॉन्ड हुआ है और ये CH3 है। ये यूनिट है CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव। तो इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं और ये ना काफी स्ट्रॉन्ग वाला बॉन्ड बनेगा। भले आप इसे न्यूट्रल कह सकते हो, नो डाउट, ठीक है, वो भी न्यूट्रल बनाएंगे, लेकिन ये लगभग कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, आयनिक नहीं रहेगा। ये साल्ट ही आयनिक नहीं रहता, मतलब ये वाटर में डिसोशिएट नहीं होगा, टूटेगा ही नहीं। तो क्या बिल्कुल भी नहीं टूटेगा? बहुत लिटिल टूटेगा, बहुत लिटिल। इसको बोलते हैं स्पैरेंगली, स्पारेंगली। रिंग लगा दो स्पा के आगे, रिंग, स्पा रिंगली, SPA, स्पारिंगली, मतलब बहुत ही कम घुलने वाला साल्ट। ये साल्ट बहुत ही कम घुलने वाले होते हैं, जो दोनों वीक एसिड वीक बेस के बने होते हैं। और ये इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लगभग कितना कह सकते हो, 0.001 समथिंग टाइप में होता है, मतलब बहुत ही कम होता है ना। तो दैट इज वाई ये साल्ट होते तो न्यूट्रल है, नो डाउट, क्योंकि दोनों एसिड बेस, बट ये साल्ट ही नहीं होते। सिंपली ये कह सकते हैं क्योंकि ये आयनिक नहीं है, ये कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा रखता है, तो ये साल्ट ही नहीं है। तो आप सिंपली कह सकते हो कि इनको हम गिनते नहीं है, बट ये भी कंसीडर होंगे हमारे इसमें। जो भी कम डिसोशिएट हो रहा है वो सब कंसीडर होगा, जो ज्यादा डिसोशिएट हो रहे हैं ना 100%, वो कंसीडर नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम कौन बनाएगा? स्पारेंगली सोल्यूबल साल्ट भी। अगर इसको पानी में डिसोल्व करते हो तो ये पानी में घुल जाएगा, Ba2 पॉजिटिव आयन बनाएगा, प्लस CH3CO नेगेटिव आयन भी बनाएगा। दोनों आयन इसमें घूमते रहेंगे सॉल्यूशन में, लेकिन ये आयन, इनका नंबर बहुत कम होगा, संख्या बहुत कम होगी, ये ज्यादातर इस फॉर्म में ही रहेगा। यानी ये समझ लो 99% तो ये है, 1% ये है। तो ये भी हमारे काम का है, ये भी आयनिक इक्विलिब्रियम बनाएगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चलेगा। जैसे ये दोनों आयन एक दूसरे के सामने आएंगे फिर से जुड़ जाएंगे, ये बैक बन जाएगा।
और वाटर के मॉलिक्यूल लगातार इनको स्ट्राइक कर रहे हैं, इसलिए ये टूट भी रहा है, हल्का फुल्का टूट रहा है। तो इस तरह से दोनों डायरेक्शन में, मतलब ये भी हमारे काम का है। तो ये चीज अब आपको समझ में आई भाई मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे कौन सा काम का है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को छोड़कर बाकी सभी चीजें हमारे काम की हैं, उनसे मिलकर बनने वाले साल्ट और वो खुद, यानी आयंस क्या होते हैं, या ये ध्यान रखना, अब नॉन आयनाइज जो आयनाइज हो जाते हैं वो कौन कौन है। एसिड, एसिड दो टुकड़ों में टूट जाता है। बेस, बेस भी दो आयंस में टूटता है। और साल्ट, यस, तीन ही चीजें हैं जिस पर हमें फोकस करना है, एसिड बेस एंड साल्ट। उसमें भी कौन सी नहीं करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और दोनों से मिलकर बनने वाला साल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड भी 100% डिसोसिएट है, स्ट्रॉन्ग बेस भी 100% डिसोसिएट है, और उनसे मिलकर बनने वाला साल्ट भी 100% डिसोसिएट है। तो इन पर फोकस नहीं करना। इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन है हम उसको यहाँ पढ़ेंगे। यस गाइस, ये समझ में आ गया बेटा सबको। वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं होगा वो जो अभी आपने बताया था वो एग्जांपल। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले जो हैं वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं बनाएंगे। वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम बनाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले। और जो पहले एग्जांपल मैंने दिया था, हाँ वो स्टैटिक नहीं है, वो चलता रहेगा बेटा। भले ही एक मॉलिक्यूल टूटे, हजारों में से एक टूट गया, पर उस एक मॉलिक्यूल के जब आयन आपस में सामने आएंगे वो फिर से जुड़ जाएंगे, और हजारों में से कोई दूसरा एक टूट जाएगा, और इस तरह से वो इक्विलिब्रियम में चलता रहेगा। रिएक्शन उधर भी हो रही है उधर भी हो रही है, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ। क्लियर है। वीक एसिड वाला, वीक एसिड वाला क्या कह रहे हो, पूरा क्वेश्चन पूछो बेटा दोबारा। सर वीक एसिड वाला स्टैटिक होगा। होगा कि नहीं होगा, यस और नोट। आप, सर मुझे लगता है होगा। होगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम वीक एसिड वाला। देखो ये सर वीक एसिड वीक बेस। देखो देखो देखो, स्टैटिक नहीं होगा बेटा। वीक एसिड क्या बिल्कुल भी डिसोशिएट नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो पानी में घुल ही जाएगा, और नेगेटिव प्लस एच पॉजिटिव आयन, थोड़ा बहुत पानी में ये घुलेगा वीक एसिड। वीक बेस भी थोड़ा बहुत पानी के अंदर घुलता है, बैरियम हाइड्रोक्साइड भी अगर लेते हो, है ना, ये भी पानी के अंदर घुल जाता है। बैरियम 2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन, ये भी, मतलब यहां मान लो मैंने 1000 मोलिक्यूल लिए थे, 1000 में से 999 इसी तरफ है, BaOH ट्वाइस ही है 999, बट एक मोलिक्यूल टूट गया, जस्ट वन, तो 1 Ba2 पॉजिटिव आयन बनेगा और 2 OH नेगेटिव आयन बनेंगे, क्योंकि एक में से तो दो निकलेंगे, है ना। तो इस तरह का इक्विलिब्रियम बन जाएगा, बनेगा उसमें भी। और ये रिएक्शन बैकवर्ड में भी चलेगी, क्योंकि जैसे ये एक दूसरे के सामने आएंगे जुड़ जाएंगे, ये बैकवर्ड में भी जाएगी, ये भी बैकवर्ड में जाएगी। वीक वाले भी बनाएंगे, डेफिनेटली बनाएंगे। क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो यानी अब आपको बेसिक बेसिक ये तो समझ में आया कि ये काम कैसे करता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, तो भाई हम सिर्फ फोकस करने वाले हैं एसिड बेस और साल्ट के ऊपर, और वो भी स्ट्रॉन्ग वाले नहीं, वीक वालों पर। ठीक है, अगर एक स्ट्रॉन्ग है दूसरा वीक है तब भी चलेगा, कोई बात नहीं। कम से कम ये मान के चलो कि एक वीक तो होना ही चाहिए, कम से कम एक वीक हो, तो हमारा वही आयनिक इक्विलिब्रियम बनेगा। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं इसके, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब बात करते हैं अभी इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। जो आयंस में टूट जाए उसी को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, आयन में कौन टूट सकता है, एसिड बेस एंड साल्ट सभी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, क्योंकि ये आयंस में टूट सकते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग इलेक्ट्रोलाइट से एक और चीज बता देता हूं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, दो रीजनों से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, सिंपली ये कह सकते हैं। एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां मिलते हैं भाई, बता सकता है कोई, और एक फ्री आयन। एसिड बेस में आयन। नहीं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं मेटल्स के पास में, मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मूवमेंट ऑफ आयन से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। अब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसे होगा, सोचो जरा। इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं अगर वो फ्री हैं तभी मूव कर सकते हैं, आयन जब वो फ्री हैं तभी मूव कर सकते हैं, तो फ्री किस में होंगे, एसिड बेस और साल्ट में ही आयन फ्री होते हैं, वहीं अलग होते हैं ना। तो इसलिए फ्री आयंस आपको एसिड बेस और साल्ट में मिलेंगे। आयंस वही पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, एसिड H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, HCl का बन गया H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, लाइक दैट। तो ये बात समझ में आ गई, यानी कि फ्री आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकता है, अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन अगर इलेक्ट्रिसिटी को, उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलते हैं, और उस सब्सटेंस को इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर एसिड बेस और साल्ट सभी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वाले भी वीक वाले भी सब कर सकते हैं।
तो सभी इलेक्ट्रोलाइट हैं, स्ट्रॉन्ग वाले भी इलेक्ट्रोलाइट हैं, वीक वाले भी इलेक्ट्रोलाइट हैं, वो कम है लेकिन वो भी हैं। और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, क्या आप बता सकते हो? इसके अलावा नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस कौन से हैं? जैसे शुगर। यस, शुगर, ठीक है, पानी में घुल सकती है वो, शुगर। और कोई? ग्लूकोज, कॉन्वेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड, जो पानी में डिसोल्व हो जाएं, ठीक है, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं। ये पानी में घुलते तो हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करते। लेकिन नमक अगर पानी में डिसोल्व कर देते हो, साल्टी वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आप लोगों ने सुन रखा है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी आप लोगों ने सुन रखा है। तो अगर नमक को पानी में डिसोल्व कर दो तो वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेगा, बट शुगर को पानी में डिसोल्व कर दो तो शुगर वाला पानी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करता, ठीक है। दैट इज वाई इनको बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि शुगर दो हिस्सों में टूटता नहीं है, दैट इज वाई वो फ्लो भी नहीं करेगा। सिंपल और साफ चीज। यस बेटा, क्लियर है? सर इथेनॉइक एसिड तो एक एसिड है पर वो एक कॉन्वेलेंट कंपाउंड भी है, तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा? कौन 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 सा? सर इथेनॉइक एसिड। एथेनोइक एसिड, यस, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, क्यों नहीं करेगा। एथेनोइक एसिड कौन सा होता है? CH3COOH। ये कोवेलेंट कंपाउंड है, किस लिए? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन है, देखो ये वाले हाइड्रोजन एंड कार्बन है, C डबल बॉन्ड हो, ये भी कोवेलेंट है, ये भी कोवेलेंट है। ये लास्ट वाला जो H है ना, ये है आयनिक, ओनली ये पार्ट आयोनिक है, क्लियर है। इस वजह से H पॉजिटिव आयन छोड़ के तो ये कुछ हद तक डिसोशिएट होता है, कंप्लीट नहीं। COO नेगेटिव आयन प्लस H पॉजिटिव आयन में टूट जाता है, दो टुकड़ों में टूट जाता है, आयन बना देता है। कोई भी चीज भले ही वो कोवेलेंट हो, लेकिन अगर उसके किसी एक हिस्से में कोई वीकनेस है जहां से वो ब्रेक डाउन होकर आयन बना दे, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, कैटायन और एनायन दोनों बनने चाहिए, जहां पर वो आयन बना दे, डेफिनेटली वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेगा, डेफिनेटली वो इलेक्ट्रोलाइट है, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। यस, गॉट दिस बेटा, समझ आ गया? यस सर। ठीक है, जिसने क्वेश्चन पूछा था वो बोल ही नहीं रहा है। चलो, शायद कहीं बिजी हो गया होगा ना, मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो जाती है कई बार। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं भाई? ऑल एसिड बेस एंड शुगर, सभी के सभी इलेक्ट्रोलाइट हैं, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट शुगर, एसिड बेस और साल्ट वो इलेक्ट्रोलाइट हैं, शुगर एंड ग्लूकोज लाइक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। मोस्टली आयनिक इक्विलिब्रियम इज ऑब्जर्व्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट, देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पे, वीक इलेक्ट्रोलाइट ही दिखाएंगे, हम पहले ऑलरेडी बात कर चुके हैं। स्ट्रॉन्ग वाले क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और साल्ट, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जो डिवाइड हो जाते हैं जल्दी से। यस, आयनिक बॉन्ड, यस आदित्य बेटा, आयनिक बॉन्ड इज मच वेरी मच नेसेसरी फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्मूथली कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो नहीं है तो कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करते, यू नो इट वेरी वेल। बट ये सारी चीजें नॉर्मल कंडीशंस में वेरी सही है, ठीक है। अगर आप एक्सट्रीम कंडीशंस लो तो कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके, समझ गया। तो अगर आप एक्सट्रीम कंडीशंस लो तो, एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब अगर मैं वोल्टेज 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ों वोल्टेज अगर दे दूं तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो लकड़ी में से भी फ्लो हो जाएगी, उसके इलेक्ट्रॉन भी निकाल लेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि वो लकड़ी में से भी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लेंगे, वहां से भी फ्लो करना शुरू कर देंगे, प्लास्टिक में से फ्लो करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये याद रख लेना, जैसे हमारी जो बिजली होती है ना, बिजली कड़कती है, थंडरिंग एंड लाइटनिंग जिसको बोलते हैं, बिजली का कड़कना, वो भी हाई वोल्टेज होती है, इसलिए वो हवा में से भी चल पड़ती है। हवा जो है ना इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दीज आर नॉट इलेक्ट्रोलाइट्स, बट फिर भी वो हवा के थ्रू नीचे तक आ जाती है, अर्थ तक आ जाती है कई बार। तो वो यानी हाई कंडीशंस में तो ऐसा पॉसिबल है, कोई भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो है ना वो भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकता है हाई कंडीशन में, बट आयनिक बॉन्ड हो तो इलेक्ट्रिसिटी स्मूथली फ्लो होती है, बिल्कुल लो इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो होगी। और अगर आयनिक नहीं है तो फिर नहीं हो सकती है। और आयनिक बॉन्ड में भी आयन फ्री होने चाहिए, आयन फ्री होने चाहिए, आयन अगर जुड़े हुए फिर नहीं होने वाला कुछ भी। और बॉडी मेड ऑफ कार्बन, हाउ इट इज मेड एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यस गुड क्वेश्चन, इसका आंसर आप खुद दे सकते हो। नमक खाते हो? सिर्फ कार्बन थोड़ा हमारी बॉडी में, नमक है कि नहीं है? ब्लड में हमेशा नमक रहता है, पता है आपको?
बायोलॉजी पढ़ी है क्या थोड़ी बहुत आप लोगों ने? शायद 10th लेवल पर पढ़ी होगी। देखो क्या होता है, वो याद है आपको, एक ऐसी सेल होती है यहाँ पे ऐसे वो, और इधर वो ऐसे ऐसे करके उसके टांगे होती है, क्या बोलते हैं उसको? याद आया किसी को? नर्व सेल। यस, नर्व सेल NaCl की कंडीशन, हाँ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स नहीं बेटा, नर्व सेल होती है, नर्व्स। ये सर न्यूरॉन भी बोलते हैं। न्यूरॉन भी बोलते हैं, हाँ शायद न्यूरॉन भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ ऐसा सा होता है, तो यहाँ पर वो कंडक्शन होता है, ये जो कंडक्शन है ये NaCl और KCl, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड की वजह से ही होता है। तो जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है उसे ब्लड डॉक्टर बोलते हैं, उनकी नस ज्यादा तेज चलती है, उनमें ये कंडक्शन जल्दी होता है, तो डॉक्टर बोलते हैं NaCl कम खाइए, कंडक्शन कम हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा, है ना। KCl आप एक्सेस खा सकते हैं। अब KCl क्या होता है? पोटेशियम। KCl वैसे नहीं खा सकते आप डायरेक्टली, लेना बहुत खतरनाक है। तो फिर बनाना जो होता है, केले के अंदर पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, वो खा सकते हैं आप। उसके अलावा गुड़ में होता है पोटेशियम, होता है, यस पोटेशियम भी होता है, और भी कुछ होता है गुड़ में, एक और चीज थी वो भी एक्सेस अमाउंट में होती है तो गुड़ के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से फोस्फोरस भी गुड़ में बहुत होता है, पोटेशियम का मुझे नहीं पता, ठीक है, जैगरी बोलते हैं जिसे गुड़, है ना। तो वो पोटेशियम जो है वो उसके अंदर केले में, बनाना में मिलता है, और कई चीजें हैं, तो इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं वो चीजें खा सकते हैं, बट उससे मोटापा आता है, तो डॉक्टर कहते हैं उसको कम अमाउंट में खाइए, खाना कम कर दीजिए, फ्रूट ज्यादा खाइए, दैट इज वाई। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, यहां पर क्या है, आयंस है बेटा फ्री, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, फ्री आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जिससे न्यूरॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं, दैट इज व्हाई हमारी बॉडी के अंदर वो कंडक्शन जो है, न्यूरॉन्स भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके ही हमारी बॉडी के अंदर करंट को फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से हम जल्दी सी सोच पाते हैं। अगर गर्म तवे पर हाथ रख दो तो अपने आप हाथ रिफ्लेक्ट एक्शन दिखाता है, वो सब इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड से होता है हमारी बॉडी में। हमारे ब्रेन के अंदर इतनी इलेक्ट्रिसिटी होती है कि 25 वोल्ट का बल्ब ऑन कर सकते हो आप, ठीक है, अगर उसको इकट्ठा करके एक डायरेक्शन में लेके आया जाए तो, पर ऐसा हमारे लिए आज तक पॉसिबल नहीं है। बट टोटल इलेक्ट्रिसिटी का मेजर इतना है कि वो 25 वोल्ट का इलेक्ट्रो बल्ब जो है वो ऑन कर सकती है। तो इलेक्ट्रिसिटी तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी घूम रही है, और वो बिना फ्री आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन के नहीं घूम सकती, तो मतलब फ्री आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत घूम रहे हैं अपनी बॉडी में, टेंशन नोट, मेंशन नोट, तो इसलिए कंडक्ट तो करेगा ही करेगा, समझ गए। ग्रेफाइट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन बट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई? ग्रेफाइट, इसका आंसर आपको +2 क्लास में पक्का मिलेगा, लेकिन यहाँ पर चाहते हो तो मैं यहाँ पर भी दे देता हूँ, डोंट वरी। 10th में भी था इसका आंसर। 10th में भी था, ओके। तुषार ने पढ़ा नहीं 10th में चलो कोई बात नहीं। इसकी वजह देखो क्या होती है बेटा, ग्रेफाइट ऐसा क्यों कर पाता है, इसका रीजन देखो। सर ग्रे उसका स्ट्रक्चर होता है ना वैसा, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। हाँ, ग्रेफाइट के अंदर ऐसे करके लेयर्स होती हैं, 2 लेयर हैं, तो एक लेयर क्या करेगी, इस तरह से 3 जो कार्बन के बॉन्ड है वो तो एक लेयर में ही बन जाते हैं, 3 कार्बन के बॉन्ड एक लेयर में पूरे हो जाते हैं। बट फोर्थ जो बॉन्ड है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो जो फोर्थ बॉन्ड है वो नीचे वाली लेयर के साथ में, हर कार्बन नीचे वाली लेयर के साथ बनाएगा चौथा बॉन्ड। तो एक लेयर और दोनों लेयर के बीच में, इन दोनों लेयर के बीच में गैप होता है, बड़ा गैप, जिससे ये जो फोर्थ बॉन्ड बन सर रहा है, आपने 5 इसके 5 ये जो, बॉन्ड बना दिए। मैंने 5 बना दिए, 2 4, हाँ 5 बन गए, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लेना बेटा, कोई बात नहीं, समझ गया मैं, वो बाय मिस्टेक बन गए 5, ठीक है, होते उतने ही है, 4 ही बनेंगे। तो कार्बन जो है, मान के चलो 2 इधर से कार्बन हो गया, एक ये हो गया, फिर 2 और एक ये कार्बन, इस तरह से उसका अरेंजमेंट होता है, वो एक स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, वो भी आपको +2 के स्ट्रक्चर उसमें आएगा, डोंट वरी, सॉलिड स्टेट के अंदर आता है। तो होता क्या है कि फोर्थ वैलेंसी जो है दूसरी लेयर के कार्बन के साथ होती है, जिसकी बाकी की वैलेंसी आप कैसे भी पूरी कर लो, ठीक है, अभी के लिए मैं ये रफ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ऐसा स्ट्रक्चर होता नहीं है, मैंने जो स्ट्रक्चर पहले बनाया था वैसा सा कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसलिए वो, पर उसकी वैलेंसी गलत हो रही थी, है ना, हम उसको नहीं बनाएंगे यहाँ पे ढंग से, मैं साफ कर रहा हूँ इस बात को। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ ये चीज समझनी कि ये वाला बॉन्ड बड़ा होता है, काफी बड़ा बॉन्ड है। तो अब इसके ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो आपस में इधर घूम रहे हैं, इनका आपस में बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा कि ये फ्रीली मूव कर सकते हैं,
फ्रीली मूव मतलब अगर कोई इधर से कोई इनको धक्का दे दे तो ये नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ में बॉन्ड बन जाएगा, और फिर नेक्स्ट वाला अगले को धक्का देगा, फिर नेक्स्ट वाला अगले को धक्का देगा, फिर नेक्स्ट वाला अगले को धक्का देगा, और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स चल पड़े। तो यही इलेक्ट्रॉन पीछे से वापस यहाँ पर आ जाएंगे, ये यहाँ सेट हो गए और आगे वाला बॉन्ड आगे बढ़ गया, और फिर पीछे से आगे वापस। दो तार होती है ना इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं होते तारों में, याद रख लेना। धक्का यूज करते हैं हम उसका। पावर कैसे यूज होती है इलेक्ट्रिसिटी की? जो धक्का मार रहे हो आप इलेक्ट्रॉन्स को एक पर, वो पावर यूज होती है इलेक्ट्रिसिटी में। आप उस धक्के की पावर को एब्जॉर्ब कर लेते हो, इलेक्ट्रॉन तो अपना वही पाथ पे घूमते रहते हैं लगातार। एक इलेक्ट्रॉन जाने की है, दूसरा इलेक्ट्रॉन वापस आने की है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन उतने ही रहते हैं किसी वायर में इलेक्ट्रॉन घटते नहीं है। बट होता क्या है, अब वो थोड़ा सा वो भी क्लियर कर दूं ताकि आपको एक ग्रेफाइट वाला सिस्टम समझ में आ जाए। ठीक है, अब होता क्या है वो बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन तो तार में उतने ही होते हैं किसी भी वायर में, लेकिन वो मूव करते रहते हैं, और उस मूवमेंट का ही हम फायदा उठाते हैं। कैसे, वो देखना जरा। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी वायर में, और ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, सपोज दैट। ठीक है, ये एक दूसरे को आगे की तरफ धक्का मार रहे हैं, और इधर से मैं इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की चेन्स को यहाँ पे ले आता हूँ। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स है सपोज। तो एक तार से धक्का गया, दूसरी तार से ये वापस आ गया। आपको कहोगे ऐसे तो तारें जुड़ जाएंगी, नहीं। यहां पर हमने क्या किया, एक बल्ब लगा दिया। इलेक्ट्रॉन यहां से अंदर गए, यहां पर उनकी स्पीड, क्योंकि वो चमक रहे हैं, हीट हो गया बल्ब, और बल्ब में से रोशनी बाहर निकल आई। यहां पर हमने उनकी स्पीड को क्या किया, स्पीड को यूज कर लिया, और स्पीड कम हो गई। अब ये जो लो स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन है वापस आएंगे, और इसी तार से दूसरी तार से वापस हमारे पास वापस आ जाएंगे। और यहां हमने कोई ऐसी डिवाइस लगा रखी है जहां से इनकी स्पीड फिर से बढ़ जाती है, और फिर से बढ़ी हुई स्पीड जो है वो फिर से जाएगी वायर में, और फिर से उसका यूज होगा, और फिर से स्पीड कम हो जाएगी। बीच में मान लो जनरेटर लगा रखा है, जनरेटर ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को बढ़ा देता है। और इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को बढ़ाने वाली एनर्जी को हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में, या किसी भी तरह की अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की एनर्जी के अंदर यूज कर लेते हैं। समझ गए? सानिया इज सेइंग कि सर हम आयनिक इक्विलिब्रियम पे थे, फिजिक्स से कैसे आ गए? बेटा फिजिक्स और इक्विलिब्रियम और ये कह सकते हो केमिस्ट्री सब जुड़े हुए हैं। ठीक है, दैट इज ऑल। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो डेफिनेटली हमें उसका आंसर देना चाहिए, है ना, ताकि आपके माइंड में कोई क्यूरियोसिटी ना रहे। क्लियर है? तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के दो ही रीजन है, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक फ्री आयंस। अब इतना लंबा चौड़ा अगर हमने डिस्कशन किया तो ये बात अब आपको भूलनी नहीं है कि दो ही कारण होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने के। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल में मिलते हैं, ऑल मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्री आयंस साल्ट, एसिड, बेस और साल्ट में मिलेंगे, दैट्स इट। और उन्हीं के फ्लो की वजह से फ्लो ऑफ फ्री आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो उन्हीं से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो नॉन इलेक्ट्रॉन और ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट से अपने को मतलब है, वीक इलेक्ट्रोलाइट ही आयनिक इक्विलिब्रियम बनाएंगे, दैट्स इट। यस गाइस, अभी तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? जनरल बातें ही डिस्कस हुई हैं, लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम का हमने एक बेस बना लिया है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। यस बेटा, क्लियर है सबको ना? सबको Yes, क्लियर sir. है ये? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस। अब देखो बहुत कुछ आपको आ चुका है, ठीक है, तो अब मैं इस पे मत्था नहीं मारूंगा, हमने वहां पर जो भी किया वो सब यही तो था। इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं भाई? जो आयंस में टूट जाते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस होते हैं। दे हैव टेंडेंसी टू प्रोड्यूस आयन इन वाटर, नॉट ओनली इन वाटर, कोई भी सोलवेंट हो सकता है, वाटर अकेला नहीं है, ठीक है, और अदर सोलवेंट, कोई और सोलवेंट भी हो सकता है, ये याद रख लेना, ठीक है, सिर्फ वाटर में नहीं। डिसोशिएट में भी 100% और मे नॉट भी 100%, डिसोशिएट हो भी सकता है, स्ट्रॉन्ग होगा तो 100% हो जाएगा। देयर आयनिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और कैसे करते हैं वो भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो इसको भी अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखो, एसिड, बेस, साल्ट, ये भी मैं लिख चुका हूं, सारे के सारे ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एसिड, बेस एंड साल्ट। तीनों पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, यस, sir. है ना? तो ये बहुत कुछ हमने पहले ही कर लिया, यूं समझ लो। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, ये भी आप कर चुके हो। दे डोंट प्रोड्यूस आयन इन वाटर, पानी में घुल तो जाते हैं, ऐसा मत दिमाग में बिठाना कि नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन घुलते ही नहीं, घुल सकते हैं वो पानी में, बट बिना घुले और घुलने के बाद वो आयंस में नहीं टूटते हैं। जैसे PCl5 का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है, वो डिसोसिएट तो हो जाता है पानी में। सर लोन पेयर वाले कंपाउंड कंडक्टर होते हैं? नहीं होते। लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो सकता, वो उसके साथ चिपका है
नहीं होता, समझ गए? इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहिए, फ्री टू मूव। मैंने वो मूवमेंट दिखाई ना कि ऐसे करके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, धक्का मारते हैं वो, तो उनका धक्का, फिर हम उसको फिर से जनरेटर में डाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन फिर से जबरदस्त धक्का मारते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स लगातार मूव करते रहते हैं, धक्का मारते रहते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस बेटा आदित्य, क्लियर है? ठीक है, हाँ लोन पेयर वाले नहीं होंगे क्योंकि लोन पेयर वहीं बैठा रहता है, भले उसके पास इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तो एटम के पास भी है, कार्बन के पास भी है, चार क्या अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स भी तो है। कार्बन के पास टोटल 6 होते हैं, 4 वैलेंसी है, पूरी कर ली। अंदर वाले क्या कर रहे हैं? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो ही नहीं सकते ना, वो तो एटम में ही रहेंगे। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना रहे हैं वो भी अगर पॉजिटिव नेगेटिव आयन बना रहे हैं तो ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। अगर वो बॉन्ड बना रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बॉन्ड बेचारा चल नहीं सकता। बेंजीन के इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं ऊपर नीचे, बेंजीन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है, बट वो उसके इलेक्ट्रॉन सिर्फ बेंजीन में ही घूमते रहते हैं, वो दूसरी बेंजीन में नहीं जाएंगे। दैट इज वाई बेंजीन इज नॉट द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जब हम ऑर्गेनिक करेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा, फिलहाल के लिए इतना काफी है। तो आगे देखते हैं। देयर सॉल्यूशन डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, पता है भाई, नॉन इलेक्ट्रोनाइट नहीं करते हैं। एग्जांपल देखिए, यूरिया, ग्लूकोज, शुगर। ग्लूकोज शुगर हम डिस्कस कर चुके हैं। यूरिया क्या होता है पता है किसी को? यूरिया का फॉर्मूला, खेतों में डलता है यूरिया, इसका फॉर्मूला होता है सी डबल बॉन्ड ओ सी एच एन एच, रुको, यूरिया सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ये होता है फॉर्मूला यूरिया का। और इसी से मिलता जुलता एक फॉर्मूला है भाई, फर्स्ट कीटोन। किसी ने नाम सुना है फर्स्ट कीटोन जो होता है एसीटोन होता है? 10th क्लास में आपके कीटोन ग्रुप आया था, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसमें जो कीटोन ग्रुप है उस कीटोन के अंदर एसीटोन होता है, फर्स्ट कीटोन, पहला कीटोन होता है, उसका नाम कॉमन नेम है एसीटोन, आईयूपीएसी नेम है प्रोपेनोन। यस, पता है सबको? यस और नोट सुना होगा? कोई इसके बारे में इंटरेस्टिंग यस फैक्ट सर। बता सकता? कोई इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट बता सकता है? स्पेशली आई एम टॉकिंग टू गर्ल्स, गर्ल्स को इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है। अगर आपने पढ़ा होगा 10वीं में तो किसी टीचर ने जरूर बताया होगा, और मुझे लगता है कि आप भूल नहीं सकते उसे, और अगर टीचर ने नहीं सर बताया ये अलग। नेल पेंट रिमूवर में डलता है ना? यस, नेल पोलिश रिमूवर यही होता है, डलता नहीं है उसमें, ये वही होता है। सबने देखा भाई, बॉयज ने भी देखा होगा, हमारी मदर्स हैं, हमारी सिस्टर्स हैं, है ना, वो सब के सब नेल पेंट रिमूवर का यूज करते हैं। फर्स्ट कीटोन एसीटोन यही होता है जो नेल पेंट रिमूवर होता है, 100% यही होता है, उसमें डलता नहीं है ये वही होता है। और आपने देखा होगा फ्लूड व्हाइटनर, जो पेज पर कुछ गलत लिखा जाए तो हम उसको व्हाइट कर देते हैं ना, एक पेन होता है व्हाइटनर वाला, फ्लूड बोलते हैं यस उसको। सर। यस उसके सर। अंदर उसके अंदर व्हाइटनर के अंदर जो लिक्विड मिला होता है वो लिक्विड एसीटोन मिक्स होता है उसमें। ठीक है, जैसे ही हम पेपर पर लिखते हैं एसीटोन हवा में उड़ जाता है और वो जो व्हाइट पेंट है वो आपके कागज पे चिपक जाता है और एसीटोन हवा में उड़ जाता है। कुछ लोग एसीटोन का नशा करते हैं, उस व्हाइटनर को ऐसे स्मेल लेते रहते हैं, पता है उनको एसीटोन की तलब होती है। अब वो जो एसीटोन की जिनको तलब होती है वो खतरनाक है, क्योंकि उस एसीटोन में प्योर नहीं होता, वो बेंजीन बेंजीन होता है उसके अंदर। और वो जो बेंजीन होता है वो बहुत खतरनाक होता है, हमारी बॉडी के लिए कार्सिनोजेनिक इन नेचर होता है। तो कभी अगर आप लोग उसको स्मेल लेके मजे ले रहे हो उसके, वो बहुत खतरनाक है। ठीक है, बी प्रिकॉशन। इसमें थर्मोकोल मिला के फेविकोल बनाते हैं, बिल्कुल गलत है बेटा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। थर्मोकोल इसके अंदर घुल जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक चीजें घुल जाती हैं, लाइक डिजोल्व, लाइक थर्मोकोल के अंदर पेट्रोल में भी थर्मोकोल डिजोल्व हो जाता है, उससे भी एक यस सॉलिड सर। सा अलग सी चीज बन जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि थर्मोकोल घुलने के बाद में वो किसी तरह का एडहेसिव का काम करेगा, किसी चीज को चिपकाने का काम करेगा, वो फेक है। ऐसे वीडियो मैंने भी देखे थे यूट्यूब पे, ठीक है, कि ये बहुत जबरदस्त एडहेसिव का काम करता है, चिपका देता है चीजों को, ये चिपका लो वो चिपका लो, सब फेक है। मैंने घर पे इसको बनाया है, बना के यूज किया है, और उसके बाद यह फेलियर भी देखा है इसका। और उसके बाद में आप लोगों को बोलूंगा थर्मोकोल कार्सिनोजेनिक इन नेचर होता है, पेट्रोल में मत डिजोल्व करना, ठीक है, और वो जो चीज बनती है वो भी अच्छी नहीं होती है। क्लियर है? तो हमने तो उसको प्रैक्टिकली करके देखा था मैंने, ठीक है, लैब और प्रिकॉशंस में यूज करता हूँ। मैं आप लोगों को पहले भी शायद एक बार बता चुका हूँ कि प्रिकॉशंस लेना लैब में बहुत जरूरी है भाई, तो ऐसे पंगे अपनी हाथ से मत करना। तो ये बिल्कुल फेक है बेटा, वो एक्सपेरिमेंट यूट्यूब पे दिखाते हैं वो भी फेक है, सभी चीजें। अब यहाँ से एक चीज सीखो, यूट्यूब पे बताई गई हर बात सच नहीं होती,
यू शुड हैव टू थिंक अबाउट दैट कि ये सच होगी कि नहीं होगी। ठीक है, ज्यादातर लोग बता देते हैं फ्री एनर्जी लो जी, फ्री में देखो ये चल रहा वो चल रहा है। उसको ये पूछो तेरा फ्री में चल रहा है तो एनर्जी बांटने लग जा ना, पड़ोसियों को बिजली दे, सरकार जिस रेट पे दे रही है उसका आधा रेट पे दे, आधे पैसे तेरे पास आएंगे, लोगों को भी फायदा तेरा भी फायदा। वो यूट्यूब पे वीडियो क्यों डाल रहे हैं? सबसे ज्यादा फेक वीडियो मिलेंगे फ्री एनर्जी के। लोग कहेंगे देखो 2 मैग्नेट पास ले आओ, चक्कर अपने आप घूमने लग गया, फ्री एनर्जी है, इसका यूज कर सकते हो। तो ऐसे भी बहुत सारे फेक वीडियोस हैं, बी केयरफुल अबाउट दैट। ठीक है, बच्चे सबसे ज्यादा इसमें सबसे जल्दी जाल में फंसते हैं कि उनको लगता है हाँ हाँ ऐसी चीज ढूंढ ली होगी, दुनिया बहुत तरक्की कर रही है। पर ऐसी चीज साइंटिस्टों को पहले मिलेगी, आम आदमियों को नहीं मिलती, जो यूट्यूब पे उल्टे सीधे वीडियो बना रहे हैं, ये मिला दो वो मिला दो, है ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब देखो भाई इसका फॉर्मूला बता देता हूं, इससे मिलता जुलता है, सी डबल बॉन्ड ओ CH3 क्या फर्क है दिखाई दिया? नाइट्रोजन लग गया बस, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, तो मैंने फॉर्मूले में गड़बड़ करके यहाँ 2 लगेगा, ये ध्यान रखना। NH2 क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, 2 हाइड्रोजन लग गए, एक कार्बन से पूरी कर ली, होगी 3। ठीक है, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन की वैलेंसी अगर 4 है तो डेफिनेटली कार्बन के साथ CH3 लगेगा। यस गाइस, ये समझ में आ गया बेटा सबको? तो नेल पॉलिश रिमूवर और यूरिया दोनों के फॉर्मूले एक जैसे हैं। नेल पॉलिश रिमूवर आप लोगों ने देखा भी होगा, इसके ऊपर आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते, इसको आग लग जाती है बहुत बढ़िया, पेट्रोल से भी अच्छी आग लगती है नेल पॉलिश रिमूवर को, पता है? पेट्रोल अगर बॉडी पर छिड़क के पेट्रोल में आग लगा लोगे तो पेट्रोल आपका हाथ जला देगा, वो आपकी बॉडी भी एब्जॉर्ब कर लेती है थोड़ा सा। लेकिन ये कमाल की चीज होता है, ये ठंडी आग इसको बोलते हैं। ऐसा एक्सपेरिमेंट घर में मत कर लेना, ठीक है? थिनर होता है बेटा, हाँ पेट्रोल उसमें डाल सकते हैं, पेंट के अंदर भी इसको मिला सकते हैं। थिनर का मतलब जो पेंट को पतला कर दे, पेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, तो पेंट के अंदर अगर इसको मिला दोगे तो पेंट पतला हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड थिनर। और फिर आप उसको आराम से पतले पेंट को बिल्कुल पतली सी लेयर दीवारों पर चढ़ा दो, और उसके बाद में उस पर आराम से आप मतलब पतली लेयर एक चढ़ जाएगी, और वो सोलवेंट जो था उड़ जाएगा, मतलब ये थिनर उड़ जाएगा, है ना, एसीटोन उड़ जाएगा, या कोई और ऑयल भी यूज कर सकते हो, नॉट ओनली एसीटोन, मिट्टी का तेल भी यूज कर सकते हो उसकी जगह पर। एसीटोन को पेट्रोल की जगह यूज क्यों नहीं करते? महंगा पड़ता है महंगा पड़ता है बेटा, महंगा, जल्दी वेपोराइज होता है, बिल्कुल सही बात है, इसी वजह से खतरनाक है। अगर आपने एसीटोन बहुत सारा टेबल पर गिर गया सोचो, तो वो हवा में बहुत जल्दी वेपर बन जाता है, बहुत जल्दी हवा में उड़ता है, और आपने वहां पर हल्का सा स्पार्क कर दिया तो पूरे रूम की पूरी हवा में आग लग जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन होती है हवा में, वो मिक्स होगी एसीटोन के साथ, और जैसे स्पार्क हुआ दोनों में ब्लास्ट, बहुत बड़ा सा ब्लास्ट हो जाएगा। तो बी केयरफुल, उसके वेपर्स उड़ने मत देना, उसमें आग लग जाती है, ये डेफिनेट है। ठीक है आदित्य बेटा, मिल गया जवाब? पेट्रोल क्यों नहीं, पेट्रोल से महंगा पड़ता है एसीटोन, पेट्रोल तो यूज तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने क्या किया है कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वो बनाया है, क्या बोलते हैं इसको, एथेनॉल। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनसे एथेनॉल आसानी से बनाया जा सकता है, और वो एथेनॉल जो है ऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक से बनता है, मतलब आप प्लांट से ले सकते हो, प्लांट से एथेनॉल बनाया, एथेनॉल को बाद में बाइक में भर दिया या गाड़ियों में या बसों में। आजकल आप जो पेट्रोल यूज कर रहे हो उसके अंदर 20% एथेनॉल मिक्स होकर आता है पीछे से। 20% एथेनॉल, पता है आप लोगों को? नहीं पता होगा, आपको लगता होगा हम तो पेट्रोल ही चलाते हैं। ताकि हमें अब इससे क्या होगा फायदा, पता है? हमारे किसानों को फायदा होता है, क्योंकि उनकी फसल जल्दी बिकेगी, गवर्नमेंट खरीदेगी, गवर्नमेंट उससे एथेनॉल बनाएगी, गवर्नमेंट को बाहर से पेट्रोल नहीं खरीदना पड़ता। 20% पेट्रोल के पैसे बचा रही है गवर्नमेंट, 20%। हाँ उससे भी बन सकता है बेटा, शुगर केन से भी बनता है, और भी बहुत सारी चीजों से बना सकते हो, तो 20% तो पैसे बचा रही है गवर्नमेंट, सोचो जरा, है ना? पेट्रोल में आजकल, आज के टाइम में पेट्रोल के अंदर 20% तक एथेनॉल ही आ रहा है, और सरकार कोशिश कर रही है हम इसको 80% तक रिप्लेस कर दें, लेकिन उसके लिए फिर थोड़ा गाड़ियों में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अब गाड़ियों में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? विल इट मेक पेट्रोल चीपर? हाँ पेट्रोल चीपर हो जाएगा बेटा, एथेनॉल सस्ता है पेट्रोल के मुकाबले, तो उसमें मिक्स कर दिया तो 20% पेट्रोल के पैसे बच गए, 20% एथेनॉल के पैसे लग गए, लेकिन एथेनॉल सस्ता है तो कुल मिला के कीमत बच गई, दूसरा घर का पैसा घर में रह गया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, होगा क्या, इकोनॉमी कैसे चलती है। आप लोगों को कहा गया 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियां दिल्ली में नहीं चलेंगी, एनसीआर एरिया में नहीं चलेंगी, पेट्रोल गाड़ियां भी 15 साल के बाद में बिल्कुल डेड, आप एनसीआर में उसको रिन्यू नहीं करवा सकते। दूसरी चीज सरकार क्या कह रही है, आप अपनी गाड़ी को डंप करवाइए, उसको फिनिश करवाइए, क्रश करवाइए, और क्रश की रसीद
एजेंसी वाले को दीजिए, सरकार उसमें आपको रोड टैक्स में फायदा देगी। रोड टैक्स में क्यों कर रही है सरकार ऐसा? रोड टैक्स में पुरानी गाड़ियां क्यों खत्म करती जा रही है? पुरानी गाड़ियां 100% पेट्रोल इंजन की थी, उनका इंजन मॉडिफाइड नहीं था एथेनॉल को बर्न करने के लिए। तो अगर ऐसी गाड़ियों के इंजन में एथेनॉल मिक्स करोगे तो उसके इंजन में प्रॉब्लम्स के साथ में पोल्यूशन ज्यादा देगा। तो सरकार ऐसी गाड़ियों के इंजन बनवा रही है जो एथेनॉल के ऊपर चलती हो, ताकि उससे पोल्यूशन कम बने। समझ रहे हो बात? तो इसलिए सरकार चाहती है कि अगले 10 सालों के अंदर हम एथेनॉल वाली गाड़ियां चलाने लग जाएं। तो सबकी गाड़ियां बदलवानी पड़ेंगी ना। तरीका समझ गए? डीजल गाड़ी 10 साल चलेगी, पेट्रोल गाड़ी 15 के बाद रिन्यू नहीं करेंगे। दैट इज द वे। वो इसलिए लोग सोचते हैं कि ये सरकारें तंग कर रही हैं, फालतू में ऐसे रूल बना रही हैं। लंबे रूल हैं सरकार के कि बाद में देश को फायदा होगा। समझ गए? अब देश को तो फायदा हो रहा है, हम कहेंगे देश को फायदा होगा तो हमारे को तो नहीं, हमारा तो सत्यानाश हो गया। हमने 10 लाख की गाड़ी ली थी और सरकार ने तो रिन्यू नहीं की, वो तो मतलब 1 लाख में बेचनी पड़ेगी। किसी दूसरे दूर कहीं गाँव वाँव में बेच दो, वहां चलती रहेगी गाड़ी, कौन पूछता है उसको, है ना। बट वो तो 1 लाख में बिकी, 9 लाख का घाटा, और 9 लाख जेब से दोबारा भरने पड़ेंगे। हमारी जेब से पैसा गया, वो पैसा तो सरकार के पास ही जाएगा। लेकिन जब सरकार को बहुत फायदा होगा तो सरकार रोजगार इतने पैदा करेगी कि आपको, जो आने वाली आप लोग पीढ़ी है, आप लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेंगे। फ्यूचर में 10 साल बाद आप जैसे बच्चे बड़े हो जाएंगे, आपको नौकरी जल्दी मिलेगी। आप लोगों को नौकरी मिल गई, 50-60 हजार रुपए की जॉब अगर मिल जाती है तो आपका क्या 10 लाख रुपए कितने दिन में पूरे हो जाएंगे? 50,000 की जॉब है तो 1.5 साल में 10 लाख पूरे। सिंपल। तो सरकार को पता है कि 1-1.5 साल मेहनत से ही सबको नौकरियां मिल जाएंगी, तो वो बहुत दूर तक सोचते हैं। इस तरह से इकोनॉमी चलती है, सिर्फ एक फैसले से नहीं चलती कि ये चीज कम कर दी, ये चीज ज्यादा कर दी और लोग हल्ला मचा देते हैं। वो कहने की बात होती है, बहुत गहरी साइंस है ये भी। इंजन बदलवाकर काम चलाया जा सकता है क्या? हाँ, इंजन बदलवाकर काम चलाया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं कह दूं कि भाई अपनी गाड़ियों के इंजन बदलवा लो, अब पुलिस वाले वहां पे खड़े हैं, वो आपके इंजन खोल खोल के तो देखेंगे नहीं। रुक भाई, इंजन दिखा कौन सा डाल रखा है, रुक भाई इंजन दिखा कौन सा डाल रखा है। सरकार को पता है बेटा, लोग मानते नहीं है, इसलिए सरकार कहती गाड़ी बदल दो, बात खत्म, हमें झंझट झंझट नहीं चाहिए। या कहीं और सेल कर दो, अपने रिश्तेदारों को दे दो जो दिल्ली से बाहर रहते हो, एनसीआर एरिया से बाहर रहते हो, उनको बोलो भी तुम खरीद लो, थोड़ा सस्ते में दे देंगे, है ना। तो थोड़े सालों में थोड़ी चीजें बदल जाती हैं, बेटर हो जाती हैं। तो लॉन्ग ड्यूरेशन के प्लान होते हैं, याद रख लेना। सरकार ऐसा चाहती है। एक सिंपल चीज बताऊं, हम लोग कठपुतली हैं। सरकारें जो ऊपर बैठते हैं ना, वहां पे बड़े तगड़े तगड़े ब्रेन वाले बंदे बैठे होते हैं। वो लोग बताते हैं कि आज से 10 साल बाद युवा किस चीज में युवाओं की भीड़ बढ़ जाएगी। मान लो आप लोग साइंस ले रहे हो, साइंस लेके बैठे हो, तो ऊपर बैठी सरकार को आपका डाटा पता है कि इतने बच्चों ने साइंस ली है। 10 साल बाद इन बच्चों को नौकरियां कहां से देंगे? एमबीबीएस डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद में भी कुछ बच्चे बचेंगे जो साइंस से वो लेंगे और साइंस से आगे मास्टर कोर्स करेंगे, उनको नौकरियां कैसे मिलेंगी? वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो सरकार उसको लिमिट में रखने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करती रहती है। कभी बैंकिंग सेक्टर में भीड़ बढ़ जाएगी, अरे बीकॉम कर लो, बैंक वाली नौकरी मिलेगी, जल्दी मिलेगी, वहां पर नौकरियां ज्यादा हैं, साइंस में कुछ नहीं पढ़ा, ऐसी चीजें साउंड होंगी, तो कुछ लोग उस तरफ भाग जाएंगे। फिर वहां पर जब नौकरियां कम हो जाएंगी, फिर से साइंस ले लेंगे बच्चे, ज्यादा बच्चे अब साइंस लेंगे, आर्ट्स नहीं लेंगे। ये चीजें साउंड कब करती हैं? जब सरकार को पता है कि ऊपर भीड़ बढ़ रही है तो इनको घटाओ। तो सरकार पर्टिकुलर एक चीज चिपकाती है, ये लो भाई सिर्फ इसको नौकरी मिलेगी। लोगों को लगता है हाँ 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 चलो चलो उधर चलते हैं, साइंस में कुछ नहीं है, साइंस छोड़ दो। थोड़े दिन बाद लोगों को लगा अरे साइंस वाले टीचर सारे लग गए, सारे सरकारी लग गए, साइंस ले लो साइंस ले लो। ऐसे करके गोल गोल घुमाती रहती है हमें सरकार, सबको बैलेंस रखती है। तो अगर आपको लगता है कि आपने अपनी मर्जी से साइंस लिया है, तो कहीं ना कहीं सरकार का हाथ है कि आपने साइंस लिया। याद रख लेना, है ना। कितनी जबरदस्त वाली बात। हम लोग कठपुतलियों की तरह घूमते रहते हैं, हमें सही समझ में ही नहीं आता। ऊपर बैठा एक आदमी छोटा सा चेंज करता और नीचे वाली बहुत सारी जनसंख्या उस चेंज में गोल गोल घूमती है। जॉब चाहिए, ये चाहिए, वहां पैसा है, यहाँ पैसा है, सब सरकार साइकिल घुमा रही है। गाड़ियां खरीदनी है, लोन सस्ता कर देगी गाड़ी के ऊपर, है ना। सीएनजी व्हीकल, बेटा सीएनजी भी वही चीज है। सीएनजी जो है वो प्योर एनर्जी है, एक्चुअल में सीएनजी प्योर एनर्जी है, दैट इज वाई वो बढ़िया एनर्जी है। हम सिंपली ये कहते हैं प्योर एनर्जी है, इसलिए अच्छी एनर्जी है। ठीक है, तो इसलिए सरकार उसको भी प्रमोट करती है कि सीएनजी को प्रमोट करो। लेकिन सीएनजी भी एक दिन खत्म हो जाएगी, रिन्यूएबल नहीं है वो। ठीक है, तो इसलिए सरकार ने क्या किया, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल वो लॉन्च किए। और अगले 10 साल बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट बड़ा हो जाएगा, काफी बड़ा। समझ रहे हो? हर कोई, अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी आ रही हैं, डेफिनेटली काफी महंगी है, लिथियम आयन बैटरी महंगी है।
ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उसका भी कोई सोलर सिस्टम लेके आ रहे हैं, हाइड्रोजन के ऊपर कोई गाड़ी चलाने की कोशिश की जा रही है, काफी सारे काम हो रहे हैं, रिसर्च लेवल पर बहुत बड़े लेवल पर काम हो रहा है। बट अभी इसका सॉल्यूशन पता नहीं है कि कल को पेट्रोल डीजल गाड़ियां बचेंगी या सीएनजी बचेंगी या हाइड्रोजन वाली आ जाएगी। वाटर से भी हाइड्रोजन गैस बनाने का सिस्टम चल रहा है, अगर उसके अंदर कामयाब हो जाते हैं हम तो बहुत कुछ, आप वाटर कार कह सकते हो बेटा, बट वो एप्लीकेबल नहीं है, उसमें भी एनर्जी हमें अपनी जेब से देनी पड़ती है। अभी हमारे पास उनके सॉल्यूशंस नहीं है, बट रिसर्च लेवल पर ये सब चल रहा है बैक एंड टीम में, है ना, कह सकते हैं। बट सामने जो आपके रिजल्ट आते हैं सिर्फ कि सीएनजी एक बार सस्ती कर दी, अभी सीएनजी भी महंगी कर दी सरकार ने, पता है कि लोग सीएनजी गाड़ियां ले रहे हैं। सरकार चाहती है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लो, सीएनजी ना लो, ताकि पेट्रोल गाड़ियों का झंझट खत्म हो, या पेट्रोल ले रहे हो तो फिर हम ऐसा इंजन डेवलप करवाएं जो सिर्फ एथेनॉल पर चले, ताकि घर का पैसा घर में रह जाए, बाहर ना जाए, पेट्रोल खरीदना ना पड़े। बहुत सिस्टम चल रहे हैं अंदर ही अंदर, ठीक है। देखो क्या कामयाब होता है, किस तरफ लोगों का भी बहुत रुझान होता है, उसमें कंट्रीब्यूशन होता है हमारे जैसों का, हम उसको कामयाब करें ना करें, है ना। लोगों की भीड़ को समझाना आसान काम नहीं है, तो अगर हम ही उसको फेल कर दें उस सिस्टम को, तो सरकार फिर कुछ और सोचती है, फिर कुछ और सोचती है, ऐसा कुछ। तो भाई फर्स्ट कीटोन एसीटोन, ये अब आपको याद हो जाना चाहिए, नेल पॉलिश रिमूवर होता है, एवरीवन नोज अबाउट दिस, ठीक है, कम से कम गर्ल्स और हमारी मदर्स और हमारी सिस्टर्स तो अच्छे से जानती हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है बेटा, ये पीछे वाले लेक्चर में हम कर चुके हैं, अल्फा है दैट इज द नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इनटू 100, ठीक है। ये होता है हमारा परसेंट, तो परसेंट यानी अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंट आ जाएगा, और अल्फा को ही, अब देखो ये परसेंट आ गया, इसको 100 से डिवाइड कर दो तो अल्फा आ जाएगा, बस। तो इस तरह से आप एक दूसरे के अंदर इनको चेंज कर सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। ये हम पहले कर चुके हैं आई थिंक, है ना। आगे बढ़ते हैं अब। अभी देखिए बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग और वीक, ये हम बात कर चुके हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, 100% डिसोसिएट हो जाता है, जिसके अल्फा की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1 है, अल्फा इज अप्रोक्सीमेट 1, यानी अगर इस 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100%, क्लियर है ना सबको। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जिसकी अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है। अब ये लेस देन 1 कितना लेस देन होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यस गाइस, ये समझ में आ गया बेटा सबको। यस सर। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, और जो न्यूट्रल साल्ट होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं, वो वाले न्यूट्रल साल्ट, वीक वीक वाले नहीं, तो वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वो सारे डिसोसिएट हो जाते हैं, सारे के सारे टुकड़ों में टूट जाते हैं 100%। वीक, बाकी सब वीक होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल दे रखा है। वीक इलेक्ट्रोलाइट द इलेक्ट्रोलाइट दैट डज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू एक्वस सॉल्यूशन, इट इंक्लूड्स वीक एसिड, वीक बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस, और साल्ट भी, है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट साल्ट भी होते हैं, ठीक है, वीक एसिड, वीक वीक स्ट्रॉन्ग बेस के या उल्टा पुल्टा जैसे भी हैं, वो साल्ट भी होते हैं, ठीक है। बट यहाँ इन्होंने सिर्फ दो चीजों का नाम लिया, तो हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले है कार्बोनिक एसिड, H2CO3 कैसे बनता है पता है, वाटर के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड को मिला दो तो बनेगा H2CO3, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है पता है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, O नेगेटिव, यहाँ पर H लगे होते हैं, H पॉजिटिव दोनों तरफ लगे होते हैं इसके। यस गाइस, समझ में आया, यहाँ पर H पॉजिटिव इसके साथ लग चिपका हुआ है, यहाँ H पॉजिटिव इसके साथ चिपका हुआ है, ये होता है कार्बोनिक एसिड, क्लियर है। ये वीक एसिड होता है। जब आप लोग ठंडे की बोतल पीते हो तो कार्बोनिक एसिड आपकी नसों में चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है ना ठंडे की बोतल में, कार्बन डाइऑक्साइड गया, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वाटर के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बनाता है हाई प्रेशर के ऊपर, और यही कार्बोनिक एसिड है जो आपकी हड्डियों को डिसोल्व कर लेता है। इसी वजह से हड्डियां कमजोर होती हैं, ठंडे की बोतल पीने से हड्डियां कमजोर होती हैं। और हाई शुगर जो आपका शुगर कंटेंट बढ़ा देती है, लिवर को, किडनी को ज्यादा काम करना पड़ता है, और इसी वजह से आपको फ्यूचर के अंदर किडनी की डिजीज या लिवर की डिजीज, या फिर आंत, आपकी जो आंतें हैं, इंटेस्टाइन, वो सड़ जाती है। आपको पता है बिग इंटेस्टाइन के अंदर भी इसका कुछ ब्रेकडाउन होता है, आपके ठंडे की बोतल में बिग इंटेस्टाइन। अमिताभ बच्चन बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीता था, बहुत ज्यादा, उसकी बड़ी आंत का एक छोटा सा हिस्सा सड़ गया, उसको काट के बाहर निकाला गया, मौत से मरते मरते बचा था अमिताभ बच्चन, क्योंकि वो इनकी ऐड करता था, तो इनको बुरा तो बता नहीं सकता था, ना ही किसी पत्रकार को ये कह सकता था कि मेरे साथ ये हुआ, बस कहा कि बीमार हो गया, ऑपरेशन हुआ है, दैट्स इट। अमिताभ बच्चन के साथ ये हुआ था। तो ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने का खतरा, इवन कम भी खराब करती है, कोल्ड ड्रिंक की बजाय नींबू पानी पीजिए,
पानी में नींबू डाल के, ना नमक डालो ना मीठा डालो, कोई जरूरत नहीं है, बस नमक पानी में नींबू, एक नींबू, हल्का गुनगुना पानी सुबह उठते ही पीना शुरू कीजिए। कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, हाई बीपी कंट्रोल हो जाएगा, विटामिन सी की कमी पूरी हो जाएगी, ब्लड की कमी पूरी हो जाएगी। सोचो कितने सारे फायदे हैं। मोटापा है तो वो भी थोड़ा बहुत कम होना शुरू हो जाएगा। अगर ज्यादा पतले हो तो थोड़ा सा शरीर भरना शुरू हो जाएगा, चीजें डाइजेस्ट होंगी, ब्लड बनना शुरू हो जाएगा। पतले हैं तो मोटे हो जाओगे, मोटे हो तो पतले हो जाओगे। नींबू पीने से, हल्का गर्म पानी 1 गिलास और 1 नींबू निचोड़ के उसे डेली जरूर पीना। सर्दियों में भी गर्मियों में भी। सर्दियों में गर्म पानी ले लो, गर्मियों में नॉर्मल सादा पानी ले सकते हो। आइस आइस इज नॉट गुड बेटा, गलत है, आइस नहीं डालनी है। जब आप आइस ही डाल दोगे तो हल्का गुनगुना पानी कहाँ रहा, हल्का सा गर्म, बिल्कुल हल्का सा, जिसे आप आसानी से गट गट करके पी जाओ। सर एक ठंड, गिलास में 1 नींबू? यस, बस ये डेली करने से कोलेस्ट्रॉल डाउन होता है। कोलेस्ट्रॉल देख लो, जो हार्ट की डिजीज बढ़ाता है, डॉक्टर्स कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। कितना प्योर साइंटिफिक है, कोई टेस्ट का फर्क नहीं है। 1-2 दिन आपको ओड सा लगेगा, उसके बाद आप पीना शुरू कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इस ठंडे से कितना, 200 रुपए की 100 रुपए की बोतल आती है ठंडे की, 2 लीटर की, 100 रुपए की। 100 रुपए में कितने नींबू आएंगे पता है, कितने दिन चल सकते हैं पता है। और कोलेस्ट्रॉल डाउन करेंगे, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, शुगर बढ़ाता है, सोचो बीमारियां लेके आता है ना, हड्डियां कमजोर करता है, आंत को, इंटेस्टाइन को सड़ा देता है, सड़ जाती है, गल जाती है इंटेस्टाइन, कितना खराब करता है। और आप 100 रुपए देते हो इसके, और ये 2 दिन भी नहीं चलाते आप लोग। और नींबू 100 रुपए के कितने आएंगे, अभी तो बहुत सस्ते हो रहे हैं, 20 रुपए के आधा किलो, 40 रुपए किलो है, 2 किलो, 2.5 किलो नींबू आएंगे। 2.5 किलो मतलब कम से कम 25-30 नींबू। 1 महीना बेटा, 1 महीना नींबू पियोगे और शरीर की तंदुरुस्ती बढ़ेगी, ठीक है, विटामिन सी बढ़ेगा, कितना कुछ बढ़ेगा सिर्फ एक नींबू से। और ये काम करती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है, देख लो, सीधा सीधा प्योर साइंटिफिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और आप सर्च भी कर सकते हो गूगल पे, आजकल किसी को यूं नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ आप उसे चेक नहीं कर सकते, फैक्ट चेक करो। मेरी बात पर विश्वास करने की बजाय फैक्ट चेक करना कि क्या कार्बोनिक एसिड बनता है कोल्ड ड्रिंक के, कोल्ड ड्रिंक के ड्रॉबैक्स क्या हैं, नींबू पीने के फायदे क्या हैं, बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप लोग, चलो छोटे हो अभी, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन अपने पेरेंट्स को सलाह दो, अगर उनको हल्का फुल्का ओबेसिटी, किसी को मोटापा ज्यादा है, पेट बाहर निकला हुआ है, आपके पेरेंट्स में किसी का, फादर का, मम्मी का, उनको बोलो कि मम्मी डेली 1 नींबू, सस्ता इलाज है, इससे सस्ता क्या होगा। डॉक्टर के पास एक बार जाते हो 100 रुपए लग जाते हैं एक बार। सर आपने पीसीबी ली थी क्या, पीसीबी बायो? हाँ बेटा मेरे पास बायो थी, यस यस यस, बायो थी मेरे पास, ठीक है, बीएससी तक बायो पढ़ी मैंने। डॉक्टर के पास जाते तो 100 रुपए लग जाते हैं एक बार के, एक आदमी भी अगर बीमार हो जाए तो 100 रुपए। और यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 महीने के 100 रुपए। कोल्ड ड्रिंक से लाखों गुना फायदे, लंबी उम्र जियोगे तो ज्यादा कमाओगे ना। सोचो, 1 महीने की कमाई अगर किसी इंसान की 20-30 हजार रुपए भी है, तो अगर वो 1 महीना भी ज्यादा जिया तो 20 हजार रुपए में कितने नींबू ले सकता है भाई, पानी तो फ्री है ना, 20 हजार में कितने नींबू ले सकता है सोचिए, और कितने खा सकता है। उसकी 1 महीना भी अगर उम्र बढ़ गई तो नींबू ने तो सारा पूरा कर दिया ब्याज के साथ। तो कितनी बढ़िया चीज है। और ये घर से हम भर रहे हैं और फिर मर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक में घर से पैसा भर रहे हैं और फिर मर भी रहे हैं। डिफरेंसेस बिटवीन देम आप लोग सोच सकते हैं। तो ये अब आपको याद हो गया होगा कि H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, NH4OH, देखो जरा NH4 अमोनिया का स्ट्रक्चर, ये होता है लोन पेयर, इसके पास H पॉजिटिव आयन जाए, वाटर 2 टुकड़ों में टूट सकता है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन। और वाटर इसमें टूटता भी है, बहुत थोड़े अमाउंट में टूटता है, बट वाटर टूटता है। समझ में आ गया। लो भी कैलकुलेट कर दिया आर्यन ने, 5 लाख नींबू और 5 लाख दिन, इसमें साल निकालें तो 300 से भी डिवाइड करें, 2 जीरो कट गए तो ये रह गए 5000, और 3 एकम 3 3 गुना 6 लगभग है ना, 2000 2000 साल, इज दिस 2000 साल के लिए काफी है। हमें जीना नहीं होता 2000 साल, तो 100 साल की मुश्किल से जिंदगी होती है, 70-80 साल मुश्किल से इंसान जीता है। सोचो, मतलब नींबू ही नींबू, और फायदा कितना, बेनिफिट, पैसा ज्यादा कमाओगे ज्यादा जिंदा रहे तो, है ना। दैट इज द लाइफ कैलकुलेशन, सिंपली साइंस को ऐसे यूज कर सकते हो आप अपनी लाइफ में। ध्यान से सोचिए इसके बारे में। हेल्थ इज वेल्थ, किसी ने कहा था ना, वो सच है, हेल्थ से पैसा आता है। आज आपको पैसा कैलकुलेट करना आ गया होगा, है ना। सर नींबू की जिंदगी का भी सोचो अरे बेटा नींबू की जिंदगी का क्या सोचना, प्लांट है, उसके अंदर नर्व सेल नहीं होती है ना, और वो वैसे भी गिरेगा नीचे।
प्लांट में जितने भी फ्रूट लगते हैं वो नीचे ही गिरते हैं पक के। पका हुआ नींबू खाना आपको, उसके बीज तो आप खाओगे नहीं, बीज उगा दो कहीं पर, उसी के बच्चे कितने सारे बड़े बड़े प्लांट हो जाएंगे, पूरा मतलब देश नींबू से भर जाएगा अगर हम एक आदमी भी ऐसा करे तो। हाँ, दे लाइव टू टर्न इनटू नींबू पानी, यस। और किसान को भी फायदा होगा भाई, किसान को 100% फायदा होगा, हमारा गरीब किसान भी नींबू ज्यादा उगाएगा, देश भी स्वस्थ रहेगा, किसान को भी पैसा मिलेगा, उसके बच्चे भी बढ़ेंगे, उसके बच्चे भी नींबू पियेंगे, है ना। एक छोटी सी चीज। और कोल्ड ड्रिंक का बैंड बजा दो, हमारे देश की कंपनियां नहीं है कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला थम्स अप बाहर के देशों की है, उनको पैसा जा रहा है, हमें तो जा ही नहीं रहा, है ना। सोचो जरा। खैर आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यहाँ देखिए वाटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में टूटता है, ये सबको पता है, आयन्स के अंदर वाटर ब्रेकडाउन होता है। NH3 का ये स्ट्रक्चर है, इसका एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन को दे देगा। हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन का पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा क्योंकि उसके पास अब इलेक्ट्रॉन आ गया, नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया, और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया था इसलिए एरो जाएगा हाइड्रोजन की तरफ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये पढ़ा हुआ है सबने, NH4 पॉजिटिव बन जाएगा। यस गाइस, ये समझ में आया बेटा सबको, NH4 पॉजिटिव। यस सर। अब NH4 पॉजिटिव जो है OH नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, सोचो, OH नेगेटिव, वाटर के ही OH नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, बन क्या बन गया, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4 पॉजिटिव होता है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव होता है, इसमें याद रख लेना, ठीक है। और OH नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव, ये दोनों क्या है, ये वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। समझ गए सभी। आगे बढ़ते हैं। अब इसी में इसने इनको ब्रेक डाउन करके भी दिखा रखा है, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन दोनों एक्वस के अंदर, और ये वीक है, इसका मतलब ये डिसोशिएट 100% नहीं होता, दे डिसोशिएट पार्शियली इन द एक्वस सॉल्यूशन, पार्शियली, थोड़ा सा। वीक एसिड कौन से हैं, अब ये चीज देखो भाई, अपने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड पता होंगे, है ना, वीक एसिड नहीं पता होंगे, याद भी नहीं होंगे, आपको याद करने पड़ेंगे, सीधी सी बात ये, इसका कोई इलाज नहीं है, ये ध्यान दे लेना। CH3COH ये वीक एसिड है, H2C2O4 ये भी वीक एसिड। अब ये क्या होता है पता है, H2C2O4 COOH, दूसरा COOH, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड नाम है इसका, ऑक्सैलिक एसिड। यस, सुना कभी किसी ने नाम, यस सर, टमेटोज में होता है। टोमेटो में होता है, उसकी वजह से क्या होता है पता है, उसकी वजह से पथरी होती है, स्टोन, किडनी स्टोन, यही होता है वो जो किडनी स्टोन फैलाता है। हम कहते हैं ना टमाटो के बीज नहीं खाने चाहिए, फलाना नहीं खाना चाहिए, धिमगड़ा नहीं खाना चाहिए अगर किसी को पथरी है तो, वरना पथरी बढ़ जाती है, अमरूद नहीं खाना चाहिए, दैट इज द रीजन, ऑक्सैलिक एसिड इज द रीजन। गॉट दिस गाइस। सर तो ना खाएं। अगर पथरी है तो ना खाओ, पथरी नहीं है तो फुल खाओ, कोई चक्कर ही नहीं, बहुत अच्छी चीज है ये पथरी के। तो हाँ नहीं होएगी नहीं, पथरी होना, स्टोन, किडनी स्टोन बनना काफी हद तक जेनेटिक होता है। जेनेटिक मतलब आपकी बॉडी में ऑक्सैलिक एसिड को सही तरह से अगर एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी नहीं है तो वो किडनी के अंदर स्टोन की तरह जमना शुरू हो जाएगा, या आपके पानी में कोई गड़बड़ है, कई बार पानी की खराबी की वजह से ऐसा होता है, कई बार इंसान को जेनेटिकली होता है कि पेरेंट्स में वो कह लो कि वो चीज है ही नहीं जो इसको डाइजेस्ट कर सकती हो, है ना, डिसोशिएट नहीं कर पाती इसको, तो इस वजह से वो किडनी स्टोन की तरह में जम जाता है। ये रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, सिर्फ यही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन किडनी स्टोन इससे नहीं बनता, बहुत कुछ जुड़ता घटता है इसके साथ में और तब जाके बनता है, ठीक है। तो ये तो वन ऑफ द फैक्टर है, सिंपल ये कह सकते हैं। तो यानी अगर आपको किडनी नहीं हो रही है तो फिर नहीं होने वाला, किडनी में स्टोन नहीं होने वाला, डोंट वरी, जो खाना खाओ फुल ऑन, ये चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन हम इनको बंद तब करते हैं जब किसी इंसान को ज्यादा ही किडनी स्टोन होने लग जाए, तब हम उसको बोलते हैं कि प्रिकॉशन लो। तो ये चीजें कुछ दिन के लिए बंद की जाती है, नॉट फॉर ऑलवेज, पहली बात, कुछ दिन के लिए, ठीक है। ये मिथ लोग फैलाते थे कि ये कभी मत खाओ, टमाटर मत खाओ, ये मत खाओ, ऐसा नहीं करना, कुछ दिन के लिए बंद कीजिए, प्रिकॉशंस लीजिए, देसी दवाइयां बहुत सारी आती हैं, एलोपैथी में इसका इलाज नहीं है किडनी स्टोन का, देसी दवाइयों में एक पत्थर चट का पौधा होता है, पत्थर चट नाम है उसका, तो वो पत्थर चट का मतलब यही है, वो किडनी स्टोन को खत्म कर देता है, उसका पत्ता तोड़ के, मोटा सा पत्ता होता है उसका, रसीला पत्ता होता है, उसको तोड़ के उसको खाओ, किडनी स्टोन खत्म। एक लकड़ी आती है, उस लकड़ी का पानी पियो, लकड़ी को पानी में डाल दो, एक लोटे में या जग में डाल दो, और वो लकड़ी उसको 24 घंटे उसमें रखे रखो, ठीक है। और उसके बाद में जब भी आपको पानी पीना है उसी लकड़ी का पानी पीना है,
मतलब वो जग वाला पानी पियो, 1 लोटा आपने पानी निकाल के पानी पी लिया, तो उस जग को फिर से 1 लोटे से भर दो, मतलब उस लकड़ी का रस हमेशा उसके अंदर घुलता रहेगा और वो पानी पीते रहिए, 1-1.5 महीने में पथरी अपने आप घुर के निकल जाएगी, आपकी अंदर से किडनी भी स्टोन हो जाएगी, बहुत सारे ऐसे चीजें। ठीक है, ही मेड दिस इन द लैब, ओके बेटा, गुड। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसको हमेशा के लिए बंद करना आपको खाने को, या उसे खाना ही नहीं है, नो। ऐसे तो कह दे कि शुगर से शुगर होता है तो चीनी खाना बंद, जल्दी शुगर हो जाएगा, बिल्कुल भी चीनी नहीं खाओगे तो, क्योंकि जिस दिन भी शुगर चीनी खाओगे उस दिन आपके बॉडी को लगेगा कि ये कुछ नई चीज आ गई बॉडी में। तो हल्का फुल्का लीजिए, ज्यादा नहीं खाना उस चीज को, एक्सेस नहीं करनी है, हल्का फुल्का ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। दे डिसोशिएट पार्शियली इनटू द एक्वा सॉल्यूशन, तो देखो वीक एसिड दोनों पता लग गए, ऑक्सैलिक एसिड है ये, H2C2O4, ये है इसका फॉर्मूला H2C2O4, ठीक है, और H2C2O4। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपको पता ही है, वीक बेस है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, ये क्या है, ये पता है किसी को क्या है, पायरिडाइन। बेंजीन का स्ट्रक्चर पता है सबको, यस सर। बेंजीन के स्ट्रक्चर में से कार्बन और हाइड्रोजन उड़ा दो, C6H6 होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर, C6H6, C6H6, इसमें से एक कार्बन -1 कार्बन और 1 हाइड्रोजन निकाल दो इसमें से, तो क्या बनेगा, C5H5, दोनों चीजें माइनस कर दी और एक नाइट्रोजन लगा दो उसकी जगह पर, ये बन गया पायरिडाइन, पायरिडाइन। ठीक है, इसको आगे डिटेल में करेंगे, डोंट वरी, ठीक है, ऑर्गेनिक में आएगा ये पायरिडाइन। तो ये भी वीक बेस है। ऑल सेपरिंगली स्पारिंगली सोल्यूबल साल्ट, स्पारिंगली क्या होते हैं भाई, जो बहुत कम डिसोल्व होते हैं, BaSO4 बेरिलियम सल्फेट एंड AgCl, AgCl एंड BaSO4, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, स्पारिंगली, बहुत कम घुलते हैं पानी में, लगभग ना के बराबर घुलते हैं, कोई हजारों एटम में से एक ही घुलता है, दैट इज कॉल्ड स्पारिंगली। यस, क्लियर है ये डाटा सबको। यस सर। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, अब देखो स्ट्रॉन्ग जस्ट रिवर्स टू द वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सिंपल और साफ कैलकुलेशन, और तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं, है ना। तो कौन कौन से होंगे वो, अब जरा ये देख लो, स्ट्रॉन्ग वाले सारे स्ट्रॉन्ग एसिड, सारे स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, एंड सारे स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनने वाले सारे के सारे क्या, साल्ट, वो सभी के सभी क्या हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दैट इज ऑल। यस गाइस, क्लियर है सबको ये। यस सर। यस सर। हाँ बेटा, अभी फिजिक्स की क्लास है, बस 5 मिनट में मैं फ्री कर रहा हूँ, मेरी भी दूसरी क्लास है, डोंट वरी, ठीक है, मैंने सेकंड क्लास शुरू कर दी है। आगे बढ़ते हैं, तो इसी के अंदर स्ट्रॉन्ग, दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियस है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आयंस फ्री होते हैं उसमें। इट इंक्लूड स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वाटर सोल्यूबल साल्ट, सारे वाटर में घुलने वाले साल्ट, मतलब वही जो इनसे मिलकर बनने वाले साल्ट हैं। वाटर सोल्यूबल तो कोई भी हो सकता है, कम सोल्यूबल भी हो सकता है, बट स्ट्रॉन्ग वाले, हमें स्ट्रॉन्ग वाले चाहिए। HCl NaOH स्ट्रॉन्ग है, सबको पता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। दे डिसोशिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली, सारे के सारे घुल जाते हैं, ये बात हम कर चुके हैं। NaOH KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl H2SO4 HNO3, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। इन ये आसान है, वीक वाले आपको नहीं पता बस। ऑल सोल्यूबल साल्ट NaCl, एक ये एग्जांपल आपको याद रखना पड़ेगा, CH3COONA, ये फुल्ली डिसोल्व हो जाता है साल्ट, फुल्ली डिसोल्व हो जाता है पानी के अंदर, ये आप नहीं कह सकते कि ये कम घुलेगा, ये पूरा घुल जाता है पानी में। क्लियर है बेटा, तो ये याद रखना पड़ेगा, ये डाटा याद ही रखना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है भाई, अल्फा होती है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ना। अब इसके ऊपर देखो एक इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर, इफ अल्फा इज लेस देन 1, अगर अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत कम है, कितनी वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, कितनी है, नियरली 0.05, कितना होता है 0.05 भाई, 5%, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी अगर कोई चीज 100 मॉलिक्यूल में से 5 मॉलिक्यूल टूटते हैं तो हम उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, या 5 से कम टूटते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। क्लियर है बेटा, 5 या 5 से कम टूटेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, वरना 5 से ज्यादा टूट रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन में आता है। क्लियर है भैया। यस सर। अब अब देखो एक और चीज बताता हूं, 5% से ज्यादा अगर कोई चीज घुल जाती है पानी में तो हम उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर किसी चीज का अमाउंट 5% से कम डिसोल्व होता है पानी में, हम उसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन।
ये बात भी क्लियर है सबको? Yes, sir. तो Yes, ये Yes, सीधी सी sir. बात, ये इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखिएगा कि ये नियरली इतना Okay, sir. 5% इंपॉर्टेंट वर्ड है। अल्फा 1 हो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, हमें पता 100% है। डिसोसिएशन जो है वो नियरली यूनिटी। हाँ, एक ये भी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज यूनिटी। किसी इलेक्ट्रोलाइट को अगर आप इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दो, अभी हमने पढ़ा कि पीछे वाले में Ba, उससे पीछे था ना BaSO4 और AgCl। सपोज दैट मैं AgCl का अगर एग्जांपल लूं BaSO4 की जगह पर AgCl, ये तो स्पारिंगली सोल्यूबल साल्ट है, स्पारिंगली जो बहुत कम घुलता है। मान के चलो इसके 100 मोलिक्यूल में से 1 मोलिक्यूल टूटता है, बट मैं पानी ले लूं, अनलिमिटेड पानी, अनलिमिटेड पानी, समुंदर भरा है मेरे पास, उसमें मैंने एक चुटकी भर या 1 ग्राम लगा लो, 1 ग्राम AgCl डाल दिया, तो ये भले ही कम डिसोशिएट होता हो, बट यहां पर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% हो जाएगा। इसका रीजन, जो टूटा, देखो ये इक्विलिब्रियम बनाएगा ना, ये चीज अब ध्यान रखना, AgCl जो है वो Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा, तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया, ये वापस बैक भी जुड़ जाएगा, अगर ये दोनों पास आ गए तो जुड़ जाएगा। ये है 99%, ये है 1%। बट अगर मैंने इसको बहुत ज्यादा पानी में डाल दिया तो Ag दोबारा Cl से कभी मिल पाएगा क्या? नो सर। इसका मतलब जो भी टूटा दोबारा नहीं मिलेगा, और जो मिला हुआ है ऑलरेडी, जो इकट्ठे हैं, उसको पानी तोड़ने की लगातार कोशिश कर रहा है, कभी ना कभी उसको तोड़ने में पानी कामयाब हो जाएगा। तो मतलब सारा डिसोशिएट हो गया, सारा अलग हो गया, और वो दोबारा मिलेगा नहीं, क्योंकि पानी ही जरूरत से ज्यादा है। तो सेपरिंगली सोल्यूबल साल्ट या वीक इलेक्ट्रोलाइट भी 100% अल्फा की वैल्यू 1 दे सकते हैं। कब? जब पानी बहुत ज्यादा हो, या सोलवेंट बहुत ज्यादा हो, या इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दें, इतना पतला कर दें, मतलब इतना सोलवेंट मिला दिया कि वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो गया। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? यस और नॉट? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। Yes, sir. तो इसे इंपॉर्टेंटली लर्न रखना बेटा, ठीक है? दैट इज इंपॉर्टेंट वन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डाइल्यूशन इंक्रीजेस द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन आल्सो इंक्रीजेस। डाइल्यूशन पतला करोगे उससे तो डिसोसिएशन बढ़ेगा, यही मैंने अभी समझाया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन, मैंने बोला था ना कि Ag पॉजिटिव Cl के सामने आएगा ही नहीं जब बहुत ज्यादा पानी है इसके बीच में, तो इंटरेक्शन बिटवीन डिसोसिएटेड आयन डिक्रीज, ये डिक्रीज होता है। बैकवर्ड रिएक्शन रेट आल्सो डिक्रीज, मतलब वो वापस AgCl में नहीं कन्वर्ट होगा, ये बैकवर्ड रिएक्शन भी डिक्रीज हो गया। इसीलिए डाइल्यूशन डिसोसिएट मूव फॉरवर्ड मोर एंड मोर, और तो ये ज्यादा से ज्यादा डिसोशिएट होता रहेगा। तो ये दोनों पॉइंट वही हैं जो मैंने एक पॉइंट में समझाए हैं। आयोनाइजेशन सॉल्वेंट्स, तो यहाँ भाई सॉल्वेंट कौन सा होता है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल लाइक डिजोल लाइक। आपने पढ़ा है वाटर जो है स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव होता है, पोलर। Yes, sir. तो पोलर चीजें पोलर को डिसोल्व करेंगी। NaCl पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी पोलर है, तो पोलर चीजें पोलर को डिसोल्व करेंगी, यही ला कहता है लाइक डिसोल्व लाइक, जो जैसा है वो उसी के साथ रहेगा। ठीक है? क्लास में देखिएगा, जो अच्छे बच्चे हैं वो एक साथ इकट्ठे बैठते हैं, जो थोड़े से शरारती टाइप के बच्चे हैं वो इकट्ठे बैठते हैं, सब इकट्ठे रहेंगे। लाइक डिसोल्व्स लाइक, पक्का रूल है, लाइफ पे भी अप्लाई होता है, केमिस्ट्री में भी अप्लाई होता है, कभी भी देख लेना। उसकी दोस्ती उसी के जैसे इंसान से होगी। स्कूल बदल दो एक शरारती बच्चे का कि ये इसमें स्कूल में ज्यादा शरारतें करता है, हमने स्कूल बदल दिया, वो उस स्कूल में जाके भी अपने जैसे दोस्त ढूंढ लेगा। है ना? देखा होगा, वो उनके साथ ही बैठेगा, दूसरों के साथ नहीं बैठेगा। तो लाइक डिसोल्व लाइक का रूल हर जगह पर अप्लाई होता है, याद रखना। सेकंड बोल रहा है प्रोड्यूस शुड बी पोलर बिकॉज पोलर वाले पोलर में डिसोल्व होते हैं, ये वही बोल रहा है। आयनाइजिंग सॉल्वेंट जनरली टेकन एज वाटर, वाटर इज पोलर सॉल्वेंट, वाटर पोलर सॉल्वेंट है, ये वही पॉइंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है क्वेश्चन, अभी छोटा सा, इसके बाद एक छोटी सी और चीज आएगी, बताइए इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? आपने पीछे एग्जांपल्स पढ़े हैं, मल्टीपल चॉइस हो सकता है। डी ऑप्शन। डी सही है, NaOH है, क्या एसिड नहीं है बेटा, डाइल्यूट एसिड H2SO4, बिल्कुल ये भी है, पूरा डिसोशिएट हो जाएगा। फिर एसिडिक एसिड नहीं होता। क्वेश्चन में इज लिखा था ना, इसलिए एक ही आंसर बताया। चलो ठीक है, मैंने बोला मल्टीपल चॉइस हो सकता है। एसिडिक एसिड नहीं है, ये हमें पता है, ये वीक होता है। फ्यूज्ड NaCl, NaCl को कढ़ाई में लिक्विड बना लिया, लिक्विड बनाने का मतलब इसके Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन अलग हो गए, ये भी सही आंसर है।
आयन ही तो अलग करने, वही स्ट्रॉन्ग है, 100% आयन अलग हो गए। ठीक है, यहाँ पर वही चीज दे रखी है, ACD बी को छोड़कर सब सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये आता है, लास्ट स्लाइड ऑफ द लेक्चर है, आर्नियस एसिड बेस, ब्रोंस्टेड एसिड बेस। आप लोगों ने पहले एसिड बेस एक ही पढ़ा था, अब 3 है। देखो जरा, तो मैं यहाँ पर इन्हीं के बारे में लिखने वाला हूँ। ठीक है, एसिड, इनकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ये कुछ टेबल टाइप में मैं बना रहा हूँ, तो आपको भी ऐसे ही बनाना है। एसिड, आर्नियस एसिड कौन सा होता है? जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करे, जो अपने 9th-10th क्लास में पढ़ा था। बेस कौन सा होता है? जो OH नेगेटिव आयन डोनेट करे। ये पढ़ रखा है सबने? Yes, sir. ये Yes, तो sir. ये तो आर्नियस ने कहा था। फिर ब्रोंस्टेड ने क्या बोला? वो कहता है ये तो सही है कि H पॉजिटिव आयन डोनेट करने वाला एसिड होता है, पर कहता है अगर किसी बेस के पास OH नेगेटिव आयन ना हो तो वो डोनेट ही ना करे तो ब्रोंस्टेड बोला कि भाई H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करने वाला ये भी बेस होता है। H डोनेट करेगा एसिड, एक्सेप्ट करेगा तो बेस। समझ में आ गया? Yes. है ना, एक्सेप्ट करने वाला बेस होता है। नेक्स्ट, लेविस, ये कहता भाई अगर किसी के पास H पॉजिटिव भी ना हो और वो एसिडिक हो तो कैसे डिफाइन करे? H पॉजिटिव जरूरी नहीं हो। तो इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को डोनेट नहीं, एक्सेप्ट करने वाला। अब ये उल्टा हो जाता है भाई, H पॉजिटिव डोनेट करने वाला एसिड, H पॉजिटिव डोनेट करने वाला एसिड, लेकिन यहां कह रहा है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है? लेविस एसिड होता है। एग्जाम्पल है BH3। और यहां है इलेक्ट्रॉन्स पेयर को, इसकी जगह लोन पेयर भी लिख सकते हैं, याद रख लेना, लोन पेयर को डोनेट करने वाला क्या होता है? बेस होता है। एग्जाम्पल है NH3। अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है, यस गाइस, पता है सबको? Yes, sir. तो अमोनिया BH3 को कैसे डोनेट करता है? तो बोरोन जरा देखना, जरा एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s2, 2s1, 2px में 1, 2py में 1, 2pz के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ ऐसा होता है। ये 3 हाइड्रोजन ऐसे जुड़ी होती हैं। क्लियर है? ये बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। ये सबको पता होगा हाइब्रिडाइजेशन से। तो बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो इसका मतलब इसमें 2pz खाली होता है, लास्ट ऑर्बिटल इसका खाली है। सभी एटम चाहते हैं कि मेरा लास्ट ऑर्बिटल भरा हो, ये भी चाहता है। तो BH3 जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कमी वाला। और NH3 के पास में देखो एक लोन पेयर बाहर वाली शेल में ही पड़ा है, तो ये कहता है भाई तेरी शेल खाली है, मेरी शेल भरी पड़ी है। तो बोरोन की शेल है खाली, H3 लगा हुआ है। नाइट्रोजन की शेल है भरी, लोन पेयर लगा हुआ है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, यहां से चला गया एक इलेक्ट्रॉन, इस पे आ गया पॉजिटिव, इस पे आ गया नेगेटिव, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको बोलते हैं लेविस एसिड बेस अडक्ट। लेविस एसिड बेस अडक्ट, ADDUCT। क्लियर है गाइस? Yes, sir. ये वाली स्लाइड ना सबको रटी हुई होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, और याद रख लेना नेक्स्ट लेक्चर में इसके बिना काम नहीं चलेगा। एक लाइन में तीनों एसिड बेस की डेफिनेशन दे चुका हूं, एक लाइन में, एक लाइन में तीनों की। H पॉजिटिव डोनेट एसिड है, OH नेगेटिव डोनेट बेस है, H पॉजिटिव डोनेट एसिड, H पॉजिटिव एक्सेप्ट एसिड। ये ब्रोंस्टेड लोरी ने कहा था, विद नेम याद होने चाहिए। और लेविस एसिड क्या कहता है? उल्टा कहता है, डोनेट नहीं एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन लेने वाला एसिड और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला बेस। अमोनिया बेस है, याद रखना, BH3 एसिड है, लेविस एसिड। और ये एग्जांपल भी आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। बहुत 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 काम के हैं ये एग्जांपल इस लेसन में, इसके बिना आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं कर पाओगे अगर एसिड बेस की समझ नहीं है। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम पीएच स्केल करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज सेशन गाइस। और अब किसी का डाउट है तो मुझे डाउट बताइए।